हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस के 14 चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है प्राकृतिक संपदा, नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, हम इस पे जो हमारे यहाँ प्राकृतिक संपदाएं हैं जैसे कि जल, वायु, मिट्टी, तो इन सभी के बारे में इसमें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है कि हमारा जो जीवन है, हमारे जो आसपास के परिवेश है, उस पर डिपेंड करता है, जैसे ताप, जल, भोजन की आवश्यकता, इन सभी चीज़ों पर। ठीक है, तो पृथ्वी पर ये संपदा कौन कौन सी है? तो ये स्थल, जल और वायु हैं। ठीक है, हमें पता है कि जो हमारा पूरा पृथ्वी है, ठीक है, उसमें एक जल मंडल होता है, एक वायु मंडल होता है और एक स्थल मंडल होता है। ठीक है, यानी जो स्थल है पूरे हमारे चारों तरफ, एक बाहरी परत, वो हमारा स्थल मंडल हो गया। करीब जो पृथ्वी का 75% भाग जो है वो जल है, यानी कि वो हमारा जल मंडल हो गया। और जो वायु है वो हमारी पूरी पृथ्वी को एक चादर की तरह ढकी हुई है, तो वो हमारा हो गया वायुमंडल। ठीक है, तो सजीव जो है जीव मंडल के जैविक घटक को जो है बनाते हैं, और वायु, जल और मृदा जीव मंडल के निर्जीव घटक है। यानी कि जो हमारा जो जीव मंडल का हो गया वो हमारे सजीव हो गए, और निर्जीव में हमारा वायु, जल और मृदा आ जाता है। नेक्स्ट है जीवन की श्वास वायु। ठीक, तो सबसे पहले वायु से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो है, कहते हैं कि हम भोजन के बिना तो कुछ टाइम तक रह पाते हैं, ठीक है, लेकिन वायु के बिना तो हम 1 सेकंड भी नहीं रह पाते हैं। ठीक है, तो इस वायु में जो होती हैं बहुत सारी गैसें होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प का मिश्रण, ये सारी चीज़ें मिलकर हमें वायु में जैसे मिलती हैं, मिक्स होके। ओके, हमें पता है शुक्र और मंगल जैसे ग्रह हैं, वहाँ पे कोई जीवन नहीं है। हमारे वायुमंडल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है, जो घटक है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जो शुक्र और मंगल ग्रह है वहाँ पे करीब 95 to 97% तक कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ जैसे कि यूकैरियोटिक कोशिका और बहुत सारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ होती हैं। ठीक है, तो उनको जो होता है उनमें जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है उसको तोड़ने के लिए, ठीक है, उस ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जैसा कि हम पहले के चैप्टर्स में देख चुके हैं। उसी तरह ऑक्सीजन की खपत जो होती है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन में होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया जाता है और जल यूज़ कर लिया जाता है, तो हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो इस तरह से सभी गैसों का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हर अलग अलग तरह के, जैसे कि मनुष्य के वही क्रियाकलाप नहीं होते जो कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ये बल्कि जंगलों में लगी आग से भी ये जो होते ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक है, आगे है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो 1% का बहुत कम भाग है, यानी 0.038% होता है। ठीक है, और ये 2 तरह से स्थिर होती है। एक तो सबसे पहले की फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और दूसरा उसके बाद की समुद्री जल में घुले कार्बोनेट के कवच, यानी कि एक हो गया फोटोसिंथेसिस, दूसरा हो गया कार्बोनेट के रूप में। 3 तरह से ये स्थायी होती हैं। नेक्स्ट है जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका। ठीक है, तो वायुमंडल हम जानते हैं कि पृथ्वी को पूरी तरफ से चादर की तरह ढका हुआ है, तो वायु जो है ऊष्मा का कुचालक है। वायुमंडल जो है पृथ्वी के औसत तापमान को जो है दिन के समय और यहाँ तक कि पूरे वर्ष भर लगभग नियत रखता है। ठीक है, लेकिन वायुमंडल दिन में जो होता है तापमान बढ़ जाता है, और रात के समय जो होता है ऊष्मा को ये बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को कम करता है। ठीक है, अगर हम चंद्रमा के बारे में सोचें, जो सूर्य से लगभग उतनी ही दूरी पर है जितना कि पृथ्वी, तो इसके बावजूद चंद्रमा की सतह जो होती है, जहाँ वायुमंडल नहीं है, वहाँ पर तापमान -190 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बालू और जल जो होते हैं वो एक समान दर से गर्म नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनके जो ठंडा होने की दर है वो उनके गति यानी वायु की गति पर निर्भर करती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि दिन भर की गर्मी के बाद शाम को जो ठंडी हवाएं बहती हैं वो हमें काफ़ी राहत देती हैं। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि दिन में अधिक गर्म मौसम के बाद बारिश भी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं सब हमारे वायुमंडल में हवा के गर्म होने और जल वाष्प के बनने के परिणाम हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होता है कि जो जल वाष्प होते हैं वो सभी क्रियाकलाप, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो वाष्पीकरण के द्वारा जो होता है जल वाष्प को जो होते हैं निकालते हैं, और जो होते हैं जंतु भी उनमें से जल वाष्प होता है। तो ये सारी क्रियाएं जो होती हैं ये जल वाष्प बनने के कारण हो रही है। स्थलीय भाग और जलीय भाग में जो होते हैं परिवर्तन, वो विकिरण के परावर्तन और पुनर्विकिरण के कारण वायुमंडल गर्म होता है। तो इसमें कैसे होता है इसको हम देखते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है, एक अगरबत्ती ली गई है और यहाँ पे बीकर में एक मोमबत्ती जला दी गई। उसके बाद इसके धुएं को देखा जा रहा है किस तरफ जा रहा है। तो हमें धुआं किस तरफ दिख रहा है, वो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो धुएं ने अपना पैटर्न जो हमें बताया कि वो किस दिशा में जा रहा है, गर्म और ठंडी जो हो रही हैं, तो इससे हमें पता चलती है कि गर्म और ठंडी हवाएं किस तरफ से बह रही हैं। ठीक है, इसी तरह जब वायु स्थल और जल के विकिरण के कारण गर्म होती है तब यह ऊपर की ओर प्रवाह करती है। ठीक है, यानी गर्म वायु हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, हमें पता है कि जल की अपेक्षा, यानी कि वाटर की अपेक्षा जो होगा, स्थल जो होता है, लैंड जो होता है, वो जल्दी गर्म होगा। इसलिए जो स्थल के ऊपर की वायु होती है वो जल के ऊपर की वायु की अपेक्षा तेज़ी से गर्म करती है। यानी स्थल की वायु जल्दी गर्म होगी तो ये जल्दी गमन करेगी और ये धीरे धीरे। ठीक है, इसलिए अगर हम तटीय क्षेत्रों को दिन में देखते हैं, ठीक है, तो स्थल के ऊपर की जो वायु होती है वो गर्म होकर ऊपर उठती है, और ये जैसे ही वायु ऊपर उठने लगती है वह कम दाब का क्षेत्र बन जाता है और समुद्र के वायु ऊपर की वायु जो होती है कम दाब वाले क्षेत्र की प्रवाहित होने लगती है। यानी ये समुद्र और ये जो है ये सी हो गया और ये जो हो गया स्थल हो गया यानी लैंड हो गया। तो ये क्या होगा कि ये तो जल्दी गर्म होकर इनकी वायु ऊपर उठने लगेगी, और ये क्या करेंगे, ऊपर उठ के ये जो होंगे यहाँ पे कम दाब का क्षेत्र बनाएंगे, तो यहाँ की जो समुद्र की वायु है वो कम दाब के क्षेत्र की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो इस तरह से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति पवनों का निर्माण करती है। और दिन के समय, ठीक है, डे टाइम में जो हवा होती है वो क्या होगा, समुद्र से स्थल की ओर होगा, यानी कि अधिक दाब से कम दाब की तरफ। ठीक है, तो रात के समय स्थल और समुद्र दोनों ठंडे होने लगते हैं, और हमें पता है कि जल की अपेक्षा स्थल जल्दी ठंडा होगा। ठीक, तो स्थल जल्दी ठंडा होगा तो जल के ऊपर की जो वायु है स्थल के ऊपर की वायु से गर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब यहाँ पे अभी रात है तो सी का पानी क्या हो रहा है, समुद्र का पानी धीरे धीरे ठंडा होगा, और स्थल का जल्दी जो है वायु जो होंगी वहाँ की वो जल्दी से ठंडी हो जाएंगी। तो क्या होगा कि यहाँ पे अभी गर्म है, यानी अभी यहाँ कम दाब का क्षेत्र बना है, तो वायु फिर इधर से इधर जाने लगेगी, यानी लैंड से समुद्र की तरफ। ठीक है, इस तरह से हवा की सभी गतियों में परिवर्तन होता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ हवाओं के प्रभावित करने के और अन्य कारक भी होते हैं, जैसे घूर्णन गति, पवन के मार्ग वाली जो पर्वतीय श्रृंखलाएँ होती हैं, ये सभी चीज़ें उनको प्रभावित करती हैं। आगे है वर्षा। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं वर्षा के क्या कारक हैं, कैसे। यहाँ पे दिन के समय जब हमारा जलीय भाग गर्म होता है तो वह बड़ी मात्रा में जल वाष्प बनेगा, और ये जो वाष्प होंगी वो वायु में प्रभावित की जाएंगी। ठीक है, तो जल वाष्प की कुछ मात्रा अनेक जैविक क्रियाओं के कारण वायुमंडल में चली जाती हैं, और कुछ जो होती हैं गर्म हो जाती हैं, और गर्म वायु अपने साथ जल वाष्प को लेकर जब ऊपर उठती है तो ऊपर जाने पर ये फैलती है और ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के बाद क्या होता है कि ये जल वाष्प जो होती है छोटी छोटी जल की बूंदों में बन जाती है। फिर वहाँ जल का संघनन हो जाता है, और कुछ कण जो होते हैं नाभिक की तरह कार्य करते हैं और अपने चारों ओर जो होता है बूंदों को जमा कर लेते हैं, और ये जो होते हैं ये उपस्थित धूल के कण या इस तरह से कुछ होते हैं। ठीक है, जैसे ये जल की बूंदें निर्मित हो जाती है, संघनित होकर बड़ी और बादल का रूप ले लेती हैं, और फिर ये वर्षा के रूप में नीचे गिरती हैं। और कभी कभी जब वायु का तापमान बहुत कम होता है और तब ये हिमवृष्टि या ओले के रूप में गिरती हैं। ठीक है, हमें पता है कि जो जल वाष्प से भरी हुई वायु होती है वो उच्च दाब से जो है निम्न दाब वाले क्षेत्र की तरफ बढ़ती है। ठीक है, वर्षा का जो पैटर्न है पवनों के पैटर्न पर निर्भर करता है। भारत के बहुत बड़े भूभाग में ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा जो होती है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं वायु प्रदूषण। ठीक है, हम अक्सर सुनते हैं कि जो है नाइट्रोजन और सल्फ़र के ऑक्साइड का स्तर बढ़ गया है। ठीक है, नाइट्रोजन और सल्फ़र, ठीक है, इनका जो ऑक्साइड होते हैं यानी कि इनके नाइट्रेट होंगे, नाइट्राइट होंगे, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड होंगे,
और इनका सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, सल्फेट, ये सब जो होते हैं, ये इनका स्तर जब बढ़ जाता है तो ये वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। जितना ज़्यादा जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थों का यूज़ होने लगा है, तब से नाइट्रोजन और सल्फ़र की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, ठीक है, और इनके ऑक्साइड बहुत तरह से उत्पन्न होने लगे हैं। ये गैस जो होते हैं केवल सांस के लिए ही, सांस लेने में ही खतरनाक नहीं होते, बल्कि ये वर्षा में मिलकर अम्लीय वर्षा करते हैं, यानी एसिड रेन, ठीक है। इसमें जो जीवाश्म ईंधन में जो निलंबित कण होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है, और ये जो होते हैं ये हाइड्रोकार्बन के रूप में हमें मिलते हैं, ठीक है, और इनकी अधिक मात्रा उपस्थिति दृश्यता को कम करती है, यानी कि जो दिखने वाला जो होता है वो कम कर देती है, विशेषकर सर्दी के मौसम में जब जल भी वायु के साथ संघनित होता है। इसे हम धूम कोहरा कहते हैं, जो कि हमें अच्छे से दिखाई नहीं देता है। ये जो होते हैं वायु प्रदूषण की ओर हमें संकेत करते हैं, ठीक, और इनसे कैंसर, हृदय रोग, एलर्जी जैसी बीमारियां होती हैं, ठीक है। लाइकेन नामक जीव जो होता है वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अधिक संवेदी होता है, ठीक है, यानी कि जैसे ही प्रदूषण आएगा वो खत्म होने लगेंगे, यानी कि बहुत अधिक संवेदनशील है, ठीक है। यह प्रायः पेड़ों की छालों पर होते हैं, हरे और सफ़ेद रंग के, ठीक है, और जो है एक व्यस्त सड़क के समीप पेड़ पर स्थित लाइकेन होता है और कुछ दूरी पर स्थित लाइकेन होता है। उसमें अगर आप तुलना करेंगे तो आपको बहुत फ़र्क मिलेगा। और सबसे पहली बात, लाइकेन होता क्या है, ठीक है। लाइकेन जो होते हैं एक सहजीवी होते हैं, जो कि एल्गी यानी शैवाल और कवक यानी कि फंजाई के सहजीवन से बनते हैं, यानी एल्गी और फंजाई जब साथ साथ रहते हैं तो उसे लाइकेन कहते हैं। इसमें एल्गी इसे फूड प्रोवाइड कराता है, यानी कि भोजन बनाता है। एल्गी में क्लोरोफिल होता है, इसलिए भोजन बनाता है। और फंजाई जो होता है इसको शेल्टर यानी आश्रय, ठीक है, रहने के लिए जगह देता है। अगला है जल, एक अद्भुत द्रव। जल पृथ्वी की सतह के सबसे बड़े भाग पर उपस्थित होता है और यह भूमिगत भी होता है, ठीक है, यानी कि ऊपर भी है और ज़मीन के नीचे भी होता है, ठीक है। और जल की कुछ मात्रा जो जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में भी पाया जाता है। और यहाँ पर पृथ्वी के सतह पे जो जल है वो समुद्र महासागरों का है, तो जो कि ज़्यादा खारा है। शुद्ध जल सिर्फ ध्रुवों पर बर्फ़ के रूप में पाए जाते हैं। भूमिगत जल नदियों, झीलों और तालाबों का जल भी जो होता है यहाँ पे शुद्ध होता है। गर्मी में अक्सर हम देखते हैं कि हमें जल की कमी हो जाती है। इनकी आपूर्ति की व्यवस्था अगर ठीक नहीं हो तो वहीं पर दूर दूर से लोग जल लाते हैं, यानी कि आपूर्ति ठीक नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जल की इतनी आवश्यकता ही क्यों है, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारी सभी कोशिकीय प्रक्रियाएं जो होती हैं वो जल के माध्यम से ही होती हैं, ठीक है। और शरीर का जो एक बड़ा भाग है वो हमारा जो है जल का ही बना हुआ है, ठीक है। और शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों का संवहन घुली हुई अवस्था में होता है, ठीक है। इसलिए हमें जल की बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। खारे जल जो होते हैं हमारे पीने लायक नहीं होते, क्योंकि उनमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और उन्हें हमारा शरीर सहन नहीं कर सकता है। इसलिए प्राणियों और पौधों को पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए आसानी से जो होता है वो जल उपलब्धि का ही एक स्रोत आवश्यक होता है। जल की उपलब्धता और जल की जो वर्षा की जो औसत सीमा होती है, यानी कहीं 200 सेंटीमीटर, कहीं 5 सेंटीमीटर, इस तरह का जो पैटर्न होता है उसके आधार पर जैव विभिन्नताएं भी बहुत अलग अलग तरह की होती हैं। यानी जितना ज़्यादा वर्षा और जितने ज़्यादा जल होंगे उतनी ज़्यादा तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जाएंगे, ठीक है। तो जल की उपलब्धता जो है प्रत्येक स्पीसीज़ के वर्ग जो कि एक विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम है उनकी संख्या को निर्धारित नहीं करती, बल्कि वहाँ के जीवन में विविधता को भी निर्धारित करती है, ठीक है। यानी दोनों चीज़ों को ही ये यहाँ पे जो होता है असर करते हैं, ठीक है। तापमान और मिट्टी की प्रकृति भी महत्वपूर्ण होती है किसी भी जीव की विविधता के लिए, ठीक है। लेकिन जल जो है सबसे महत्वपूर्ण संपदा है जो कि जीवन को जो है स्थल पर निर्धारित करता है। नेक्स्ट है जल प्रदूषण। जल उन कीटनाशकों और उर्वरकों को भी घोल लेता है जिसका उपयोग हम खेतों में करते हैं, ठीक। यानी कि अगर हम उर्वरक कीटनाशक का छिड़काव करते हैं और वहाँ पे अधिक सिंचाई कर दिए तो क्या होगा कि वहाँ पे जो होंगे उर्वरक जो होंगे पानी के साथ बह जाएंगे, तो क्या होगा वो जाके किसी जल जहाँ पे संचित होगा या मृदा में जाके सोख लिए जाएंगे, तो वो क्या करेंगे कि वो वहाँ पे नुकसान पहुँचाएंगे, क्योंकि वो पेड़ पौधे द्वारा अवशोषित नहीं किए गए, ठीक है।
तो इस तरह से ये नदियों झीलों में संग्रहित होकर वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं जल के, जलाशयों के, वहाँ के जो जीव होते हैं उनको नुकसान पहुँचाते और उनका संतुलन बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे है? जलाशयों में सबसे पहले अनैच्छिक पदार्थों का मिलाना यानी पीड़कनाशी और उर्वरक, ठीक है, जिससे कि पानी का जो पीएच होता है वो चेंज हो जाएगा, पानी खारा हो जाएगा और उसमें जो हैजा फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो पनप सकते हैं, क्योंकि उनके लिए वो पीएच मेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट है इच्छित पदार्थों को जलाशय से हटाना, यानी कि ऑक्सीजन, अगर ये सारी चीज़ें घुल जाएंगी तो उसमें से ऑक्सीजन हट जाएगी और ऑक्सीजन अगर हट गई तो उसके जलीय जीव जीवित नहीं रह पाएंगे। तीसरा है तापमान में परिवर्तन। तो क्या होगा? तापमान में बहुत सारा परिवर्तन आ जाएगा और अचानक से हुए परिवर्तन से उसमें जो जंतुओं के अंडे और लार्वा होंगे वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मृदा में खनिज की प्रचुरता। मृदा की बात करते हैं तो मृदा भी हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संपदा होती है। सबसे बाहरी परत की जो भूपृष्ठ होती है उसी को कहा जाता है। ठीक है, ये जीवों और पेड़ पौधों के पालन पोषण के लिए बहुत उत्तरदायी होता है। ठीक है, और ये जो मृदा होती है काफ़ी लंबे समय अंतराल के बाद बनती है। ठीक है, भौतिक रासायनिक विधियों द्वारा और जैव प्रक्रमों द्वारा। इसमें सबसे पहला है सूर्य। सूर्य दिन के समय पत्थर को गर्म कर देता है और वो क्या होते हैं, जिससे वो प्रसारित यानी फैल जाते हैं और रात में ठंडे होकर वो सिकुड़ जाते हैं। तो जो फैलने और सिकुड़ने का क्रम है ये एक समान नहीं होता, किसी भी आकार में होता रहता है, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे कणों में टूटने लगते हैं। नेक्स्ट है जल। जल जो है मृदा के निर्माण में दो प्रकार से सहायता करता है। सबसे पहले तो सूर्य के ताप से बने जो दरार हो जाते हैं उनमें जाकर जल चला जाएगा और जब टेम्परेचर डाउन होगा ये जम जाएंगे और जमने के बाद क्या करें, इस दरार को और बढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद तेज़ गति से बहता हुआ जल भी क्या होता है, पत्थरों को तोड़ता फोड़ता निकल जाता है, जिससे क्या होता है कि ये छोटे छोटे कणों को अपने साथ लेके आगे बढ़ जाते हैं। तो ये दो विधियाँ यहाँ पर हुई। नेक्स्ट है वायु। ठीक है, वायु जो है जिस प्रकार जल में पत्थर एक दूसरे से टकराने का टूट रहे थे, वैसे तेज़ हवा से क्या होता है कि ये पत्थरों को तोड़ सकते हैं और इनको बालू जो होते हैं वायु जल की तरह जो होते हैं बालू को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। जीव भी मृदा के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जैसे लाइकेन है जिसके बारे में हमने पढ़ा, वो भी पत्थर को तोड़ने में एक भूमिका निभाते हैं, जो पत्थर की सतह को चूड़ के समान कर देते हैं और मृदा की एक पतली परत बन जाती है। इस पर फिर मॉस जो होते हैं ऐसे पौधे उग जाते हैं। ठीक है, ये और पत्थरों को छोटा छोटा तोड़ते हुए यानी उनमें दरारें बनाते हुए चलते चले जाते हैं। ठीक है, आगे है हमने देखा कि मृदा एक मिश्रण है। ठीक है, जो कि छोटे छोटे टुकड़ों, सड़े गले जीवों के टुकड़ों, इन सब से मिलकर बना होता है, जिसे कि हम कहते हैं ह्यूमस। ठीक है, तो मृदा भी होते हैं जो होते सूक्ष्म जीवों से मिलकर बने होते हैं और उनमें उपस्थित ह्यूमस और सूक्ष्म जीवों और कणों के आधार पर उनको कई वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो ह्यूमस की मात्रा जहाँ अधिक होती है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मृदा होती है। ठीक है, क्योंकि वो मृदा को समृद्ध बना देता है, यानी उसमें पोर्स बन जाते हैं जिससे कि वायु और जल जो होता है उस मृदा में आसानी से मिल सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ह्यूमस की मात्रा जो होती है उसकी गहराई कितनी है और मात्रा कितनी है वो उसके मृदा के पोषक तत्व कितने हैं उस पर डिपेंड करता है। यानी कि मृदा का जो पोषक तत्व है वो ह्यूमस पे मेनली डिपेंड करता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, और ह्यूमस और सजीव जहाँ पे जिस मृदा में स्थित होते हैं उसको ऊपरी मृदा कहते हैं। ठीक है, जो आधुनिक खेती में पीड़कनाशी और उर्वरकों का यूज़ किया जाता है वो लंबे समय तक इन पौधों का उपयोग करके मृदा के सूक्ष्म जीव को मृत हो जाते हैं। ठीक है, और मृदा की संरचना को नष्ट कर सकते हैं। यानी कि ये जो पीड़कनाशी और उर्वरक ये मृदा की पूरी संरचना को ख़त्म कर देंगे, यानी ख़राब कर देंगे। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर केचुए जो होते हैं ये ह्यूमस बनाने में सबसे ज़्यादा सहायक होते हैं। ठीक, और अगर संपूषणी खेती नहीं की जाए तो उपजाऊ मृदा जल्द ही बंजर भूमि में बदल जाएगी। यानी कि उपयोगी घटकों का मृदा से हटना और दूसरे हानिकारक पदार्थों का मृदा में मिलना मृदा उर्वरता को प्रभावित करता है। ठीक है, यानी उसको हम भूमि प्रदूषण कहेंगे। ठीक, मृदा के महीन कण जो होते हैं प्रवाहित जो वायु और जल के साथ वो स्थानांतरित होते रहते हैं। ठीक है, और ये कण स्थानांतरित हो जाने, अगर कण स्थानांतरित पूरे हो जाते हैं तो नीचे से क्या होती है, एक कठोर पत्थर बाहर आ जाता है, यानी कि इससे हमारी संपूर्ण संपदा की हानि होगी। और मृदा हटेगी कैसे, यानी कि अगर जो जल कट रहे होते हैं, जल कटने से क्या होगा, भूमि अपरदन यानी मृदा अपरदन होगा
और यहाँ से क्या हो जाएंगे, पूरी मृदा हट जाएगी। और ये क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं कि उनकी जड़ें जो होती है पूरी फैली रहती है और वो मृदा को बांधे रखते हैं, जिससे कि अगर तेज़ वर्षा भी हो रही होती है तो ये मृदा जो होती है बहेगी नहीं, बची रहेगी। लेकिन अगर हम यहीं पे पेड़ों का कटना जो कि आज बहुत तेज़ी से हो रहा है, उसकी वजह से मृदा अपरदन बहुत तेज़ी से होगा और भूमि पूरी बंजर हो जाएगी। नेक्स्ट है जैव रासायनिक चक्रण। ठीक है, जैव रासायनिक चक्रण में जीवमंडल के जो जैविक और अजैविक घटक हैं, ठीक है, उनका चक्रण कैसे होता है, उनसे ऊर्जा कैसे मिलती है, वो सामंजस्य कैसे बैठाते हैं, ये इसको हम देखते हैं। सबसे पहला जलीय चक्र। ठीक है, तो हमने जलीय चक्र में देखा कि जलाशय है, उससे जल वाष्पीकरण हो रहा है, फिर यहाँ संघनन के बाद फिर वर्षा हो रही है। और ठीक है, लेकिन समुद्र महासागरों को हमने सूखते हुए तो नहीं देखा है। तो ऐसा क्या होता है, तो इसमें होता क्या है कि जो जल वाष्प बनता है और वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आता है, ये नदियों द्वारा समुद्र में पहुंच जाते हैं। यानी कुछ जो होते हैं ज़मीन के अंदर भूमिगत भंडारित हो जाते हैं और कुछ जो होते हैं ज़मीन के अंदर झरनों के ऊपर से झरनों के रूप में बाहर आ जाते हैं और कुछ जो होते हैं सीधे नदियों में मिल जाते हैं। तो इस तरह से जो है जल का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, जल जो होते हैं, आखिर जलीय चक्र में जल का क्या होता है। ठीक है, तो जल बहुत से पदार्थों को घुलाने में सक्षम होता है। ठीक है, ये खनिजों को घोल कर जब गुजरता है यहाँ कहीं से भी, तो वहाँ के खनिज जो होते हैं उनको यूज़ कर लेते हैं, मतलब कि वहाँ पे जो पेड़ पौधे होंगे उस खनिज को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, आगे है नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल में 78% जो है नाइट्रोजन है। ठीक है, ये नाइट्रोजन जो है हमारे प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, DNA, RNA, विटामिन को बनाने के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ चक्र दिया हुआ है। ठीक है, वायुमंडल का नाइट्रोजन, इसका स्थिरीकरण किया जाता है बैक्टीरिया द्वारा हरे पौधे के जीव द्रव्य में, और एक नाइट्रिफिकेशन होता है वायुमंडलीय का सीधे नाइट्रेट्स में। ठीक है, यानी N2 से सीधे NO3 में बदल दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जब हरे पौधे कर लेते तो जीव द्रव्य जंतु में, इसके बाद अमोनिया यानी NH3, फिर NO2, फिर NO3 और उसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन करके वापस नाइट्रोजन। तो ये पूरी तरह से नाइट्रोजन का चक्रण है, यानी कि पूरी चक्र होती है कहाँ से किसको कैसे मिलना है। नाइट्रोजन का यूज़ अल्कलॉइड और यूरिया में भी किया जाता है। ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन सभी तरह के जीवों के लिए एक आवश्यक पदार्थ है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं निष्क्रिय नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बदल देते हैं, जिन्हें नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं द्विबीजपत्री पौधे में कुछ स्पीसीज इनकी पाई जाती है, जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, एजोटोबैक्टर। ओके, तो ये जो होती हैं फलीदार पौधों में होती है, दलहनी फसलों में। ये बैक्टीरिया जो होती है नाइट्रोजन पर बैक्टीरिया के अलावा जो नाइट्रोजन परमाणु होता है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में भौतिक क्रियाओं द्वारा बदलते हैं। जैसे बिजली चमकने के समय वायु में पैदा हुआ जो उच्च ताप होता है और दाब होता है नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देता है। ठीक है, तो ये ऑक्साइड जल में घुल जाते हैं और नाइट्रिक और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं और वर्षा के साथ भूमि के ऊपर गिरते हैं और ये विभिन्न जीव रूपों को प्रदान कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो होते हैं नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स का यूज़ जो होते हैं पौधे करते हैं और उनको अमीनो अम्ल में बदल देते हैं, और ये अमीनो अम्ल जो होते हैं यानी अमीनो एसिड, ये जो होते हैं प्रोटीन बनाते हैं, जो कि जीवों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जो मिट्टी में मौजूद अन्य बैक्टीरिया हैं यौगिक में स्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बदल देते हैं, इसके बारे में हमने पहले ही बात की थी। अब देखते हैं कार्बन चक्र। कार्बन जो होती है हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। इसमें है सबसे पहले वायुमंडलीय CO2 होता है। ठीक है, वायुमंडलीय जो CO2 है वो पानी में कार्बोनेट और चूना पत्थर बनाता है, और कार्बनिक यौगिक में कोयला, पेट्रोलियम, कार्बनिक यौगिक, और ये फिर श्वसन के विघटन से CO2 बनाता है और यह अकार्बनिक कार्बोनेट। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का चक्रण हो। ये जो होता है अपने मूल रूप हीरा और ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जो होती हैं अलग अलग तरीके से यूज़ की जाती हैं और खनिजों के रूप में कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। कार्बन का यूज़ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन इन सब पे होता है, क्योंकि इन्हीं से ये मिलकर बने होते हैं। कार्बोनेट जो होते हैं वो बहुत सारे जंतुओं के बाहरी और भीतरी कंकाल में जो होते हैं कार्बोनेट लवण होते हैं, यानी सॉल्ट होता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य की उपस्थिति में सभी पौधे जिनमें क्लोरोफिल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्रिया से ही भोजन बनाते हैं, यानी ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, तो जीवित प्राणियों
को जो ऊर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया में ग्लूकोज का उपयोग होता है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वायुमंडल में जो होती है वापस चली जाती है, और दहन की क्रिया जहाँ ईंधन का उपयोग खाना पकाने में हम करते हैं, गर्म करने आता है, इसमें जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो जीवाश्म ईंधन के जलने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दोगुनी हो गई है। ठीक है, और जल की तरह कार्बन का भी पुनः चक्रण जो है बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की, इसका कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे एक शीशे का जो होता है, एक कांच का एक घर इस तरह बनाया जाता है, जिसमें क्या होता है ऊष्मा को रोका जाता है, यानी इसमें प्रकाश की किरण आती है पर वापस नहीं जा पाती है, तो इसका टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। जैसे कि जहाँ पे बहुत ठंडे प्रदेश होते हैं तो वहाँ पे इस तरह से पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। तो ये अभी हमारे वायुमंडल में हो रहा है कि यहाँ पे CO2 तो बन गई है, लेकिन ये CO2 जो यहाँ पे वायुमंडली जो पूरा यहाँ पे जो प्रदूषण है, इनकी वजह से एक आवरण बन गया है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं कि इनको वापस नहीं जाने दे रहे हैं, और पृथ्वी जो होती है हमारी गर्म होती जा रही है। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं कार्बन जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव, या फिर जो CO2 को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। इन्हीं की वजह से ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्मीकरण की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीजन चक्र। हमें पता है कि हमारी पृथ्वी पर करीब 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, ये पृथ्वी के पटल में यौगिक के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। ये धातुओं के सिलिकॉन की ऑक्साइड में कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, इस सभी चीज़ों में ये पाई जाती है। ठीक है, इनका भी चक्रण होता है, जैसे वायुमंडलीय ऑक्सीजन, फिर उसका श्वसन, और उसमें जो होती है वाटर और CO2 निकल जाती है। ठीक है, और ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में यहाँ पे बनते हैं हमारे ग्लूकोज। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है कि ये जो पूरा ऑक्सीजन का जो पूरी साइक्लिक प्रोसेस हो रही है, उसमें है मेन श्वसन, दहन और यहाँ पर, और नाइट्रोजन की ऑक्साइड। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। ओजोन परत। ओजोन परत में जो होता है, ये जो ऑक्साइड होते हैं, ये जो ऑक्सीजन होते हैं, ज़्यादातर द्विपरमाणविक अवस्था में पाए जाते हैं, यानी O2 के फॉर्म में, और वायुमंडल के ऊपरी भाग में ये 3 परमाणु में पाए, यानी कि O3 के फॉर्म में, जिसको कि हम ओजोन कहते हैं। ठीक है, ओजोन एक विषैला, एक जो है बहुत विषैला होता है। ठीक है, ओजोन पृथ्वी की सतह के नज़दीक स्थिर नहीं रह पाता है। ये सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को अवशोषित करता है, यानी उनको पृथ्वी पर पहुंचने से रोकता है। हाल ही में जो है पता चला कि ओजोन की जो परत है बहुत ज़्यादा उनका ह्रास हो रहा है, यानी कि वो वहाँ पे छेद हो रही है, जो कि उसका कारण है CFC में क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरीन और फ्लोरीन जो होते हैं CFC से ये जो होते हैं निकलते हैं, यानी कि ये क्लोरीन और फ्लोरीन से बने होते हैं। ठीक है, एक बार जब ये ओजोन परत के समीप पहुंचते हैं तो वे ओजोन अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, और जिसकी वजह से ओजोन की परत में कमी आई है। और हाल ही में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र पाया गया है, और ओजोन परत के और भी अधिक छेद होने के कारण पृथ्वी पर जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में कल्पना करना भी कठिन है, क्योंकि इसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियां, बहुत सारी डिजीज़ होने लगी, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं सीधे जो हैं पृथ्वी पर आने लगी हैं। ठीक है, ये जो मैजेंटा में दिखाया गया, ये छेद दिखाया गया कि 1990 में कितना ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आज के मेन पॉइंट्स। पृथ्वी पर जीवन मृदा, वायु, जल, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जैसी संपदाओं पर निर्भर करता है। स्थल और जलाशयों के ऊपर विषम रूप में वायु के गर्म होने के कारण पवनें उत्पन्न होती हैं। जलाशयों से होने वाले जल का वाष्पीकरण और संघनन हमें वर्षा प्रदान करता है। किसी क्षेत्र में पहले से विद्यमान वायु के रूप में होने वाली वर्षा का पैटर्न भी निर्भर करता है। विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व चक्रीय रूपों से पुनः उपयोग किए जाते हैं, जिसके कारण जैव मंडल के विभिन्न घटकों में एक निश्चित संतुलन स्थापित हो पाता है। वायु, जल और मृदा का प्रदूषण जीवन की गुणवत्ता और जैव विविधताओं को हानि पहुंचाता है। हमें अपनी प्राकृतिक संपदाओं को संरक्षित रखने की आवश्यकता है और उन्हें संपोषणीय रूपों में उपयोग करने की आवश्यकता है।